डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। देश के विभाजन को विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद में सीएम योगी ने निकाली मौन पदयात्रा। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक पैदल चले सीएम योगी। विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन। विभाजन के दौरान भारत आए परिवारों से मिलकर सुने विभाजन के दर्द। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के व्यवहार को बहुरूपीय जैसा बताया। ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा शासन में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसी स्थिति थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त कराया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दो कारण से ये देश गुलाम हुआ था, अपनी आपसी अंतर्विरोधों के कारण और जाति क्षेत्र में विभाजन। अंतर्विरोध के साथ षड्यंत्रकारी सफल हुए। परिणाम क्या हुआ? देश गुलाम हुआ। वहीं सनातन काल से जो देश एक था, उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। जिस देश में मंत्र गूंजता था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस देश की क्या कीमत हमें चुकानी पड़ी? इनके पीछे कौन दोषी था? हमने कभी उनके वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास क्यों नहीं किया? सीएम योगी ने कहा, वर्ष 1947 में देश का विभाजन विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। ये शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस ने किया, जिस पर इस देश ने आंख बंद कर विश्वास किया था। से देश गुलाम हुआ था, एक आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक मौन पदयात्रा का नेतृत्व किया। आपको बता दें, ये यात्रा हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से शुरू होकर लोक भवन तक निकाली गई। पदयात्रा का उद्देश्य 1947 के भारत विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापित परिवारों के संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि देना था। मौन पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ के मेयर और कई अन्य भाजपा नेता तथा गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं लोक भवन में विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी, लघु फिल्म का प्रदर्शन और विस्थापित परिवारों के स्मरण साझा करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभाजन के दौरान भारत आए परिवारों से सीएम योगी ने मुलाकात की। विस्थापित परिवारों ने विभाजन के दर्दनाक अनुभव सीएम योगी को सुनाए। कानपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने अखिलेश यादव के व्यवहार को बहुरूपीय बताते हुए साथ ही सपा सरकार के कार्यालय पर सवाल उठाए और कहा कि इस दौरान प्रदेश में गुंडों और माफियों को बढ़ावा मिला। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त होकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना।
उन्होंने कहा कि 2027 में भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अरे कहां से है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजपाल ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के कथित बयान पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने पर मुकदमे वापस लेने और सजायाफ्ता आजम खां को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाने की बात करने का मतलब इन्हें अपने हित में कानून का गला घोटने में कोई संकोच नहीं है। बृजपाल ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव का संदेश साफ है कि उनके लिए कानून से पहले व्यक्तिगत और पार्टी हित है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कानून की मर्यादा से समझौता करने में भी संकोच नहीं करती। बृजपाल ने 1978 के संभल दंगे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 29 मार्च 1978 को हुए दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या हुई थी। उनके मुताबिक मामले की विमोचना के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी और मुकदमे अंतिम चरण में थे। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद दंगाई के मुकदमे वापस लिए गए। बृजपाल ने कहा कि इसका असर संभल के सामाजिक माहौल पर पड़ा और हिंदू समुदाय में भय एवं निराशा का वातावरण बना। वहीं बृजपाल ने यह भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव 2024 में संभल की जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउद्दीन अमान विक्र भी आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता में आने पर मुकदमे वापस लेने की घोषणा की जाती है तो ये कानून और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बृजपाल ने आजम खां का जिक्र करते हुए कहा कि वो कई मामलों में दोषी सिद्ध हो चुके हैं और उनके खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाने की बात करना कानून के शासन की भावना के विपरीत है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सपा सरकार पर भी मुकदमे वापस लेने के आरोप लगाए हैं। शिवपाल यादव जी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो वे आजम खान को बनाएंगे गृह मंत्री, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि संभल के दंगों में अभी जो हुआ है 24 में, उसमें दंगाइयों के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए हैं उसको वापस लेंगे। समाजवादी पार्टी का संदेश साफ है। समाजवादी पार्टी के लिए कानून से बड़ा उनका अपना राजनीतिक हित है, व्यक्तिगत हित है। इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है, चाहे न्याय का गला क्यों न घोट दिया जाए। और उस चीज को शिवपाल जी ने कहा है। अभी आजम खां के बारे में कहा है, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे, कई में उसको सजा हो चुकी है। और जहां तक संभल दंगे की बात है, शिवपाल जी वही कह रहे हैं जिनके बड़े भाई माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते 1994 में किया था। याद दिला दूं, 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था संभल में। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अंबेडकर नगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित मुस्लिम महिलाओं की तिरंगा यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय में भाजपा को भी समर्थन देने की अपील की और कहा कि अब तक कि भाजपा में वो हारने के लिए मतदान करते रहे, लेकिन एक बार
फिर भाजपा को जिताने के लिए भी वोट करके देखेंगे। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भी किसी भी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया गया। उनके अनुसार केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से मुस्लिम समाज के लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, युवतियां और युवा शामिल हुए। वहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ यात्रा का वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। वहीं भाजपा सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर शर्मा ने 3 तलाक कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से निजात दिलाने और गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का दिशा दिया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का ये कदम वोट की राजनीति के लिए नहीं था। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम समाज के युवाओं को शिक्षा और तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवाओं के साथ हाथ में पेन और लैपटॉप देकर उन्हें देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा उन्हें सम्मानित नागरिक के रूप में देखती है। हम कौन हैं? हम अपने देश के जिन लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत को हराकर यहां से भेजा, उनकी संतानें हैं। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है ना, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। मोदी जी की जितनी योजनाएं आई, हर योजना के पीछे राशन आएगा तो सबको बराबर से मिलेगा, हिंदू मुसलमान को इसको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास आएगा तो सबको बराबर से मिलेगा, हिंदू मुसलमान को इसका नहीं बनेगा। अगर कोई चीज की सुविधा है, किसान सम्मान निधि है, तो मुस्लिम भाई को भी मिलेगा और मुस्लिम बहन को भी मिलेगा। सबको हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही, बराबरी के आधार पर भी। सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें, सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने राजनीतिक भाषा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा में असंसदीय भाषा बढ़ने की मुख्य जिम्मेदार बीजेपी और उसका नेतृत्व है। बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को कभी नहीं रोका। आजम ने रमेश बिंदुड़ी और कंगना रनौत के बयानों का उदाहरण देते हुए निशाना साधा। वहीं मंत्री गिरिराज सिंह ने कथित बयान का भी आजम ने जिक्र किया। कहा, जब बीजेपी को पलटकर जवाब मिलता है तो भाषा की मर्यादा की बात होती है। आज राजनीतिक भाषा की मर्यादा गिरी है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी पहले संसदीय भाषा का इस्तेमाल करे, फिर दूसरे से उम्मीद रखे। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भाषा की मर्यादा या असंसदीय भाषा का जो उपयोग बढ़ गया है, उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी भी अपने नेताओं, सांसदों, मंत्रियों को रोका नहीं। आखिर संसद में रमेश बिधड़ी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या नहीं कहते हैं। कंगना रनौत अभी यंग जनरेशन को गटर जनरेशन कह के चली जाती हैं और मंत्री गिरिराज नमक हराम तक एक संप्रदाय को कहते हैं। तो इन भाषाओं को कभी भाजपा के नेतृत्व ने रोका नहीं। अब जब उन्हें 22 वर्षा मिलती है तो वो कहते हैं भाषा की मर्यादा गिर गई है। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर हमीरपुर से, जहां यूपी के हमीरपुर जिले में आज देशभक्ति के रंग में सराबोर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, इस यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद शामिल हुए। उनके साथ भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी भी हाथों में तिरंगा लेकर चले। तिरंगा यात्रा शहर के लक्ष्मीबाई चौराहे से शुरू होकर शहीद पार्क तक पहुंची। हाथों में तिरंगा झंडा लिए सभी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। यात्रा में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना। कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। यात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई।
बढ़ते हैं कानपुर की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से महिला पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति और नारी शक्तिकरण का संदेश देते हुए भव्य बाइक एवं स्कूटी रैली निकाली। आपको बता दें, रिजर्व पुलिस लाइन से आयोजित रैली को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली में 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक और स्कूटी पर सवार होकर हिस्सा लिया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कमर सुल्ताना ने के नेतृत्व में निकाली रैली में महिला पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से कूद रही। वहीं रैली के दौरान शहरवासियों में भी खास उत्साह देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मियों ने अनुशासन के साथ रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया। रैली के जरिए पुलिस विभाग ने महिला शक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी संदेश दिया है। आज कमिश्नरेट कानपुर पुलिस के द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशेष बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो पुलिस लाइन गेट से प्रारंभ होकर शहर में भ्रमण करते हुए वापस पुलिस लाइन पर समाप्त होगी। इस बाइक रैली की विशेषता है कि इसमें हमारी महिला पुलिसकर्मियों, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल्स के द्वारा भाग लिया गया है और बड़ी संख्या में, लगभग 100 के ऊपर संख्या में इसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी शामिल हुई हैं। इस रैली के माध्यम से हम कानपुर नगर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के इस पावन अवसर पर आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, सुरक्षित रहें। इस रैली को हमारे सीपी महोदय के द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। आजाद अधिकार सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने राम जन्मभूमि मंदिर दान एवं चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही नई विशेष जांच यानी कि एसआईटी को एक पत्र भेजकर मांग की कि जांच को केवल आरोपित व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि अमिताभ ठाकुर ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिटर को एसआईटी से संबंधित किए जाने के बाद ये आवश्यक है कि जांच वैज्ञानिक रूप से भी निर्धारित करके कुल गिनती, धनराशि एवं मूल्यवान वस्तुओं प्राप्त होनी थी। वास्तव में कितनी प्राप्त हुई है और कितनी राशि अथवा संपत्ति का आज तक पूर्ण एवं संशोधनक हिसाब नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करना प्राप्त नहीं होगा। जांच को गिनती, पर्यवेक्षण, सीसीटीवी तथा मानक कार्य प्रणाली से संबंधित व्यवस्थागत कमियों की वास्तविक वित्तीय प्रभाव का भी निर्धारण करना चाहिए। राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी प्रकरण में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि किसने किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर यह जानना भी नितांत अनिवार्य है कि कितना गया और इसका हिसाब किधर है। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में सृजित नए एसआईटी के अध्यक्ष और सदस्यों को पत्र भेजकर फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से इन बिंदुओं पर विशेष रूप से स्थिति स्पष्ट करते हुए इनकी जांच कराए जाने की मांग की है। ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट, प्रताड़न और तंत्र मंत्र के नाम पर अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगते हुए एक महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। आपको बता दें, महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल वाले उसे 1 किलो सोना, फर्नीचर और मकान की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते रहे। वहीं विरोध करने पर पति और ससुराल वासियों द्वारा मारपीट करने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया गया। महिला का आरोप है कि उसका पति तंत्र साधना
के नाम पर उसे आपत्तिजनक परिस्थितियों में पूजा में बैठने के लिए मजबूर करता है। विरोध करने पर पति ने अपने पिता के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र हालात में कमरे में बंद कर दिया गया। महिला के मुताबिक पति उसे घुमाने के बहाने इंडोनेशिया भी ले गया, जहां भी कथित तौर पर तंत्र मंत्र कराया गया। महिला का यह भी आरोप है कि 21 जनवरी 2025 को दोबारा तंत्र साधना शुरू किए जाने का विरोध करने पर उसका गला घोटकर पंखे से लटकाने का प्रयास किया गया। मामले में 29 मार्च 2026 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी जांच पंकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह वष्टी को सौंपी गई है। कार्रवाई की मांग को लेकर महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और पुलिस कमिश्नर से मिलने पर अड़ी रही। बाद में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने महिला और उसके पिता से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पीड़िता को निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसी के साथ साथ वहीं महिला ने चेतावनी भी दी कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गई। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 3-4 महीने पहले मेरा मुकदमा लिखा गया था, उसमें कोई जांच नहीं हो रही थी। इसी मामले में हम बात करने आए थे कमिश्नर साहब से, जांच मेरी क्यों रुकी हुई है, मेरी उसमें जांच नहीं हो रही मुकदमे में। क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला बताइए। मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर ने हमको बहुत टॉर्चर किया, मेरे साथ फिजिकली मतलब असॉल्ट हुआ और मेरे पति ने भी हमको मारा पीटा। ससुराली पक्ष कौन लोग हैं आपके? कौतुक को लेके मारपीट होती थी? वो लोग तंत्र मंत्र बहुत करते थे, उसका विरोध हमने किया और हमको बहुत मारा पीटा गया, पूजा में जबरदस्ती बैठाया गया हमको। आजमगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय तबोबाज और चोरी करने वाले गिरोह के संग्राम राज उर्फ सवरिया की अपराध में अर्जित करीब 1,92,00,000 कीमत की 568 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर ली है। आपको बता दें, ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार को थाना बिलियंगंज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की थी। पुलिस के अनुसार राज उर्फ सावरिया अपने साथियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं की टप्पेबाजी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। विवेचना में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन से उसने ग्राम नदोरा, तरकरी और गडेरी पट्टी में भूमि खरीदकर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया। वहीं राजस्व विभाग के मूल्यांक में दोनों भूमि खंड की कुल बाजार कीमत करीब 1.92 करोड़ आंकी आई है। जांच के अभियुक्त के पास भूमि खरीदने के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं मिला। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। शुक्रवार को वहीं पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार दोनों गांवों में स्थित भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लेते हुए कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्राप्त पुलिस बल तैनात रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। वहीं पुलिस ने बताया कि राज्य उर्फ सावरिया और उसके गिरोह के खिलाफ आजमगढ़ और लखनऊ समेत विभिन्न जनपदों में चोरी, टप्पेबाजी और गैंगस्टर एक्ट में कई मुकदमे दर्ज है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने यह भी कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि संगठित अपराधियों को आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक गैंग प्रांजिक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। सेंटर बढ़ाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीएचसी के सामने संचालित दीक्षा पैथोलॉजी पॉली क्लिनिक में चल रहा था। वहीं नोडल अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब सेंटर पहुंची तो संचालक को भनक लग गई है। संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं सेंटर के आगे से शटर पर ताला लगा दिया गया, जबकि पीछे के दरवाजे से संचालक भाग निकला। निरीक्षण के दौरान सेंटर लावारिस हालात में मिला। वहीं अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद थी। टीम ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के बाद गैर पंजीकृत
करण अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। आकस्मिक निरीक्षण में नोडल अधिकारी के साथ CHC अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। विभागीय कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे ऐसे केंद्रों को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई किए जाने की बात भी की जा रही है। दीक्षा कॉलेज की ये शिकायत मिली थी हमको कि वहाँ पे शायद अल्ट्रासाउंड चलाया जाता है। उसके क्रम में जांच करने पर वहाँ पे अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड की मशीन थी और जो कि संचालित थी क्योंकि उसमें कल्टी ही थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कोई संचालक मिले नहीं, तो इसलिए उसको सील कर दिया गया है उसी को दिन और रिपोर्ट बना के अभियोग दाखिल कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।